2023 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना होगा, तब जाके हालात राजस्थान के सुधरने वाले हैं। सारे लोग मिलकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित करेंगे, तो हम भी उनके साथ में जाएंगे। देखिए है कि 2023 भी हमारा अच्छा होगा और 2024 में इस देश की राजनीति में चौंकाने वाला रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति और बहुजन मूवमेंट के लिहाज से 2023 खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव। मेरे साथ बीएसपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद और एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे कई राज्यों के प्रभारी के रूप में कई राज्यों का रोज़मर्रा काम से लेकर चुनावी काम देख रहे हैं। अभी हाल ही में रामजी गौतम साहब दौरा ख़त्म करके आए हैं। सर स्वागत है आपका डीएन में। जी धन्यवाद और जय भीम आपको। सर आप अभी कुछ दौरे पे आए हैं, उसके बारे में बता पाएँ कहाँ कहाँ आप गए थे? देखिए दौरे में कई राज्यों में हम लोगों ने किया था। राजस्थान से किया था, राजस्थान के बाद फिर तेलंगाना और आंध्रा के बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर वापस हम लोग राजस्थान में एंट्री किए। राजस्थान से वापस कल हरियाणा होते हुए मैं आज दिल्ली तक पहुँचा। इस तरह से पूरा ये काम चला है और सारे स्टेटों में पूरी ताकत के साथ में बहुजन समाज पार्टी के सिपाही और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। राजस्थान के बारे में मैं आखिरी में पूछूंगा, लेकिन तेलंगाना में सर वहाँ पे एक पूर्व IPS अधिकारी जो हैं वो काफ़ी ताकत से काम कर रहे हैं। कैसा सा जनता का रुख है वहाँ ग्राउंड पे? जनता का रुख बहुत पॉजिटिव है वहाँ पर, जो कि IPS जो अधिकारी हैं और वो उससे पहले जिस डिपार्टमेंट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, IPS की जॉब से ट्रांसफ़र लेने के बाद फिर उन्होंने जो एजुकेशन का जो सेक्टर है उस एजुकेशन के सेक्टर में जाके काम किया है उन्होंने। और उन्होंने अपने समय में करीब 4.5 लाख बच्चों को एजुकेशन दी है और वो बच्चे आज बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन पे भी हैं। कई सारे इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर है, कहीं से कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है और यहाँ तक कि विदेशों में भी वो लोग जॉब कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने काफ़ी गरीब तबके के लोगों को उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ला करके उनको एजुकेट करके उनको आगे की तरफ बढ़ाने का काम किया। तो वही बेनिफिट भी मिल रहा है हम लोगों को और ये जो कि वो एक मिशनरी साथी हैं, बहुजन मूवमेंट के पुराने साथी भी हैं, तो उसको लेकर के बड़ा ही उत्साह है वहाँ पर। और तेलंगाना में जो भी आने वाला समय होगा वो हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक भी है और 100% बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला वहाँ से। सर 2023 का क्या महत्व आप देखते हैं बहुजन राजनीति में, क्योंकि बहुत अहम साल होने वाला है, 3 राज्यों के चुनाव हैं, हालिया विधानसभा चुनाव के बाद आप तो वहाँ प्रभारी के रूप में काम देख रहे हैं, तो क्या सर महत्व देखते हैं और जनता से क्या अपेक्षाएँ आप? देखिए 2023 जो हमारे लिए अहम इसलिए भी है कि 3 जो प्रदेश हैं, बड़े प्रदेश हिंदी भाषी, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनमें एक साथ में चुनाव है और तेलंगाना जो कि साउथ इंडिया में आता है वहाँ पर भी चुनाव एक साथ में ही है। तो जो हमारे 3 प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये राजस्थान, इसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकत के साथ में लगी हुई है। ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। डेली हमारे वर्कर्स हैं जो हैं कहीं ना कहीं किसी गांव के अंदर जा रहे हैं, सेक्टर कमेटी पे जा रहे हैं, बूथ कमेटी को फॉर्मेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएँ भी हो रही हैं, समीक्षा बैठकें भी चल रही हैं, कंटिन्यूअस से काम चल रहा है। और पहले के दिनों में अगर हम देखें कि 2018 और अभी 23 में आने वाला, 22 चल रहा है, 23 आने वाला है, तो जो 2018 में तैयारी हुई थी वो तैयारी आज की डेट सिनेरियो में बहुजन समाज पार्टी ने 1 साल पहले पूरी कर ली है। पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, समीक्षा का दौर चल रहा है, पूरा माहौल लगता है कि चुनाव जैसा बन चुका है, बड़ी बड़ी गैदरिंग हो रही है, लोग अपने आप अपनी गाड़ियों से, अपने पेट्रोल से, अपने पैसे से उन मीटिंगों में पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा संदेश है, शुभ संदेश है कि आने वाला 2023 बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक अच्छी खुशखबरी लेकर आने वाला है। राजस्थान सर सबके नज़रों में बना रहता है, कई बार गलत कारणों से भी, कि वहाँ अत्याचार दलितों के ऊपर बदस्तूर जारी है। तो कई घटनाएं हैं, आप जालौर भी गए हैं, आप कई जगह पे गए हैं जहाँ एट्रोसिटीज़ हुई हैं। उधर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों को? कांग्रेस की सरकार है वो राजस्थान में। कांग्रेस की सरकार कई बार रही और कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से कांग्रेस को लोगों ने वोट करके उनको सत्ता में लेकर आए, उस तरह से उन्होंने कोई काम नहीं किया। ना तो एट्रोसिटी को लेकर काम किया कि आज वहाँ पे कोई कानून का राज नहीं है, पूरी तरह से जंगल राज कायम है। अभी एक आपने इंद्र कुमार मेघवाल की घटना को भी देखा और उससे पहले जितेंद्र मेघवाल जो युवा लड़का था जिसने अपनी मूछ रखी थी, अच्छे कपड़े पहनता था, बुलेट गाड़ी से चढ़ता था,
उसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी कई और घटनाएं भी हैं, विनोद मेघवाल की घटना गंगापुर हनुमानगढ़ में हुई, ऐसी तमाम और भी घटनाएं हैं जो इन्हीं वजहों से हुई कि वो अच्छे कपड़े पहनते हैं या अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी तरह से उनका रहन सहन है, खाना पीना है, तो इस वजह से उनकी हत्या हो रही। तो इस पर कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही। वहाँ के मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वहाँ की पार्टी के अन्य नेता अपनी कुर्सी को खींचने में लगे हुए हैं, उनका जो पूरा ध्यान है इसी बीच में है। लेकिन जनता की क्या मतलब क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे थी, उस पर कोई काम नहीं है। शिक्षा को लेकर कोई काम नहीं है, एट्रोसिटी को लेकर कोई काम नहीं है, कानून कैसे का राज कैसे स्थापित होगा उसको लेकर कोई काम नहीं है, पुलिस का कोई भय नहीं है, अपराधी खुलेआम कोई भी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो इस चीज़ों को लेकर के तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान को मैंने जिस तरह से मैंने भ्रमण किया है, कई सारे डिस्ट्रिक्टों में मैं गया हूं, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जो लोग हैं एक आशा भरी और उम्मीद के साथ में मेरे पास एप्लीकेशन लेकर के आते हैं कि उसमें 90% केसेस ऐसे होते हैं जो एट्रोसिटी से रिलेटेड होते हैं कि उनके घर में किसी को पीटा गया, FIR नहीं करी गई, या कोई उनकी बेटी को किसी ने छेड़ा, FIR नहीं की गई, उनके साथ कुछ भी इस तरह की घटनाएँ आम होती रहती हैं। तो उसको लेकर मेरा एक कहना है आपके माध्यम से बहुजन समाज के जो हमारे जो लोग हैं कि राजस्थान में जो एट्रोसिटी है वो ऐसे कभी ख़त्म नहीं होने वाली। सदियों से वहाँ पे जुल्म और जाति, जो दबे कुचले, जो वंचित समाज के लोग हैं, इन पर होता रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो चाहते हैं कि उनके बहू बेटियों पे अत्याचार ना हो, दबे कुचलों पर कोई अत्याचार ना हो, उनके बच्चों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए, घोड़े पे बैठने का भी अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का भी अधिकार होना चाहिए, नौकरी का भी अधिकार होना चाहिए, मान सम्मान से जीने का भी अधिकार होना चाहिए, तो उन सभी लोगों को एक मत होकर के 2023 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना होगा। तब जाके हालात राजस्थान के सुधरने वाले हैं, ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और रही बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, तो मेरी समझ से भारत जोड़ो यात्रा, भारत कहीं कोई बट नहीं गया है। भारत आज भी अपनी जगह पे कायम है, भारत के लोग भी आज अपनी जगह पे कायम हैं। ज़रूरत है कानून की, ज़रूरत है संवैधानिक नियमों को लागू करने की। अगर उनके जो लोग हैं, कांग्रेस के टॉप लीडर्स जो हैं, अगर वो राजस्थान में आ जाते, राजस्थान के जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर कोई काम कर लेते, एट्रोसिटी को रोकने के लिए कोई काम कर लेते, वहाँ पे एजुकेशन का स्तर और कैसे अच्छा होगा। दलित को अध्यक्ष बना रहे हैं सर वो। देखिए, दलित के अध्यक्ष बनने से क्या होने वाला, अगर आप, मैं कह सकता हूँ जो की पॉइंट हैं, अगर आपको दलित का अध्यक्ष बनाना है तो उससे बात नहीं बनने वाली। अगर बनाना है तो प्राइम मिनिस्टर बनाइए ना, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। आप कहोगे अध्यक्ष बनाएंगे प्रदेश का, आप कहोगे मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ये सब पावरलेस लोग बना देते हैं लोग। लेकिन जब मेन पोस्ट है प्रधानमंत्री की, आज तक देश के अंदर काफ़ी लोग प्रधानमंत्री बने, कभी कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना, तो उस पोस्ट पे नहीं बिठाते हैं लोग ना। तो अभी हमारी पार्टी के वक्ताओं ने भी बात रखी है कि बहुत अभी विपक्ष एक हो रहा है और इस तरह की बातें चल रही हैं, तो उसमें हमारे जो पार्टी के वक्ता हैं उन्होंने बात रखा है कि अगर सारे लोग मिलकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित करेंगे तो हम भी उनके साथ में जाएंगे। देखिए, तो बात तो यही आती है, आज जो दलित समाज है 75 सालों में कई सारे यहाँ पर लोग बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन दलित समाज से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। तो आज पूरे देश में दलितों की एक खास मांग है, उनकी अच्छी आशाएं भी है कि जो अगला प्रधानमंत्री 2023 में बने, वो 24 में बने, वो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। सब विरोधियों का कहना है कि आंकड़े आपके पास नहीं है, तो प्रधानमंत्री की जो बात है वो थोड़ी सी ज़रा एडजस्ट नहीं हो पाती लोगों के दिमाग में। देखिए, आंकड़े की बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि अगर अभी जो भी लोग हैं, जो लोग अपना चेहरा दिखा रहे हैं, चमका रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी पैन इंडिया उनका नेटवर्क है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हैं, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक हैं। हर जगह बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी ताकत है। और उस ताकत के दम पर मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आज जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जो विचारधारा है, जो बहुजन विचारधारा है, वो बढ़ रही है, उससे युवाओं में खासा उत्साह है आने वाले अपने भविष्य को लेकर के, आने वाली अपनी राजनीतिक ताकत को लेकर के। तो मुझे खासा उम्मीद है कि 2023 भी हमारा अच्छा होगा और 2024 में इस देश की राजनीति में चौंकाने वाला रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। लास्ट सवाल, जो बहन मायावती के 4 कार्यकाल थे उसमें विकास, सम्मान और सुरक्षा से लेके बहुत अच्छे कार्य हुए, ये तो बात विरोधी भी मानते हैं कि बीएसपी की सरकार में, और आंकड़े भी बताते हैं। क्या ये जो चुनावी राज्य हैं, क्या यहाँ की जो जनता है वहाँ तक सर आप बात पहुँचा रहे हैं, या जनता को मालूम है ये बातें
कि बसपा कार्यकाल में बहुत सारे काम ऐसे हुए जिसमें दलितों को सुरक्षा, सम्मान और विकास और उन्नति के रास्ते मिले। देखिए, दूसरे प्रदेशों के अंदर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए कि किस तरह से बाबा साहब की विचारधारा पर और किस तरह से बाबा साहब ने जो संविधान हम सबको बना कर दिया है, उस संविधान के आधार पर कौन कौन से बड़े बड़े काम किए, वो सारी चीज़ें हम लोग ग्राउंड लेवल पर जा कर के बताने का भी काम कर रहे हैं। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुजन मीडिया के माध्यम से भी हम लोग वो सारी बातें घर घर पहुँच रही हैं कि बहन जी ने कई सारी यूनिवर्सिटी बनाई हैं और कई सारे 11 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कई सैकड़ों डिग्री कॉलेज बनाए हैं, हज़ारों की संख्या में प्राथमिक राजनीतिक स्कूल खोले हैं, इंटर कॉलेज खोले हैं, करीब 100 ITI कॉलेज खोले हैं। यहाँ तक कि SC ST OBC के जो बच्चे गरीब हैं, वो अगर बच्चे IAS IPS की, डॉक्टरी की या मेडिकल की या बैंकिंग की या इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोले हैं। लखनऊ के अंदर भागीदारी भवन भी है, आपके हापुड़ में भी है। इस तरह से कई सारे मतलब जनहित में काम करने का काम किया है। और यही नहीं कि माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में बैकलॉग को पूरा किया। बैकलॉग के बाद हमारी समझ से कम से कम लाखों की संख्या में 50 लाख लोगों को वहाँ पर उत्तर प्रदेश में नौकरियाँ मिली। माननीय बहन जी के शासन के बाद उधर अखिलेश जी का भी शासन आया, योगी जी भी शासन में दूसरी बार इस बार हैं। ये दोनों को अगर शासन पूरा हो गया और तीसरा शासन चल रहा है, इन तीनों में अगर आप देख लीजिए, खास बात है कि इन्होंने कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। शिक्षा का कोई जो स्तर था उसको धीमे धीमे डाउन करते गए। आज शिक्षा पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ख़राब कंडीशन में उत्तर प्रदेश में है। और यही हाल राजस्थान का भी, यही हाल बिहार का भी है, यही हाल मध्य प्रदेश का भी, यही हाल हरियाणा में भी है कि किस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। शिक्षा को धीमे धीमे गरीबों के हाथों से निकाली जा रही है ताकि गरीब के बच्चे शिक्षित होकर के IAS न बन पाएँ, गरीब के बच्चे शिक्षित होकर कलेक्टर न बन पाएँ, गरीब के बच्चे शिक्षित होकर डॉक्टर, इंजीनियर न बन पाए। ये एक सोची समझे रणनीति के तहत वो पार्टियाँ काम कर रही हैं। और इसके लिए शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर किसी भी पार्टी ने आज तक उतना काम किसी भी नहीं किया है जितना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। देखिए कि शिक्षा के नाम पर माननीय बहन जी ने सावित्रीबाई फुले शिक्षा अमृत योजना का एक शुभारंभ किया और उसमें 25,000 रुपये और एक साइकिल देने का काम किया। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर 0 फीस पर एडमिशन दिए गए। SC ST और गरीबों के लिए माननीय बहन ने कहा कि बच्चे को अगर MBBS करना है, MBA करना है, इंजीनियरिंग करना है या BEd करना है या और भी जो क्वेश्चन हायर लेवल की एजुकेशन लेनी है तो उनका जो एडमिशन होगा 0 फीस पे होगा। कि माने कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन उन्हें कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, आगे भी देना नहीं पड़ेगा। वो सारा जो एडमिशन का जो फीस का जो पैसा होगा वो सरकार जमा करेगी। वो योजना को भी इन लोगों ने धीमे धीमे बंद कर दिया। अभी कई सारे मेरे पास बहुत सारे बच्चों को फ़ोन उत्तर प्रदेश से आते हैं कि 0 फीस में एडमिशन हुआ, 2 साल की पढ़ाई पूरी हो गई, 3 साल की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से कोई भी फीस नहीं आ रही। उसकी वजह से उनको बच्चों को बीच में ही एजुकेशन को ड्रॉप करना पड़ रहा है। और उनके जो मूल जो डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कॉलेज ने जमा कर रखे हैं और वो लोग डॉक्यूमेंट भी वापस नहीं कर रहे हैं। ये पूरा एक सिस्टम इस तरह से बन गया है कि गरीबों के हाथों से शिक्षा निकाल ली जाए, ये शिक्षित ना होने पाएँ। ये सिस्टम पे काम कर रही हैं। देखिए, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2023 भी इसी सब बातों को लेकर हमारे लिए अहम है। चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो हमारे मान सम्मान के लेकर के हो, चाहे और जुल्म जाति जो वंचित समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज पे हो रहा है उसको लेकर के हो, चाहे उनके अच्छे भविष्य को लेकर हो या उनके अच्छी नौकरी को लेकर के हो या हमारे संविधान को लेकर हो, इन सब बातों के लिए 2023 हमारे लिए अहम है। सब बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो रामजी गौतम साहब BSP के सांसद हैं और पूरे देश में भ्रमण करके कई राज्यों का चुनाव का प्रबंधन देख रहे हैं और चुनाव सर पे आ ही गए हैं 2023 में। और मनुवादी ताकतों को उच्च शिक्षा और सत्ता, इन दोनों के अलावा सब कुछ देने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दलित समाज को सड़क पे लड़िए, धरना करिए, लाठी डंडे खाइए, जेल में जाइए, लेकिन सत्ता और शिक्षा से दूर रखिए। और इसके लिए षड्यंत्र चल भी रहे हैं। BSP के पास UP के चुनाव के बाद बड़ी चुनौतियाँ हैं। उस चुनौतियों किस तरह से बसपा देखेगी, क्योंकि एक बार 2 सीट पर रही भाजपा आज देश में प्रचंड बहुमत लेके बैठी हुई। तो राजनीति भी क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है। कब क्या कुछ बदल जाए कहा नहीं जा सकता। DNN हिंदी पे फिलहाल इतना ही। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।